नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव पिछले सारे चुनावों से ये चुनाव इस बार का अलग है। क्यों अलग है? दो तरह की खास बातें हैं। एक, भारतीय जनता पार्टी की चुनौती। भारतीय जनता पार्टी के लिए पूरब का ये सबसे मजबूत और आखिरी किला है जो फतह करना है उसको। लेकिन ये चुनौती तो एक राजनीतिक दल की है। राजनीतिक दल की चुनौती देश की चुनौती से बड़ी कैसे हो सकती है? तो पहली चुनौती भारतीय जनता पार्टी के लिए है, उसमें एक बड़ी समस्या है, बड़ी अड़चन है, और वो है 2021 के विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद की जो घटनाएं हुई। जिस तरह से भाजपा के कार्यकर्ताओं पर हमले हुए, उनके घर जलाए गए, उनकी हत्या की गई, उनकी महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ, उन्हें पलायन करने पर मजबूर होना पड़ा। कई हजार कार्यकर्ता असम में उन्होंने जाकर शरण ली, कई महीने तक वहाँ रहे, और आज भी उनमें से कई ऐसे हैं जो लौटकर नहीं आए। सवाल ये है कि इस बार ऐसा क्या होगा जो उनको ये आश्वस्त करेगा कि नहीं, अगर भाजपा फिर से हार गई तो उनकी सुरक्षा की गारंटी वो देगी या वो सुरक्षित रहेंगे। अब ये ऐसा प्रश्न है जिसका उत्तर किसी के पास नहीं है। भारतीय जनता पार्टी आश्वस्त कर रही है कि हम अपने सभी कार्यकर्ताओं की सुरक्षा को सुनिश्चित करेंगे। भारतीय जनता पार्टी, एक बात तो कही जा सकती है, 2021 में जो हुआ शायद उसके लिए तैयार नहीं थी। उसको ये उम्मीद नहीं थी कि इतनी प्रचंड जीत के बाद तृणमूल कांग्रेस इस तरह की हिंसा पर उतरेगी। चुनाव के पहले और चुनाव के दौरान हिंसा, ये तो पश्चिम बंगाल में 75 साल से चल रहा है, तो कोई नई बात नहीं है चुनाव से पहले की हिंसा और चुनाव के दौरान की हिंसा। लेकिन चुनाव नतीजे के बाद की हिंसा 2021 में जितने बड़े पैमाने पर हुई, पश्चिम बंगाल के राजनीतिक इतिहास में इतनी बड़ी हिंसा कभी नहीं हुई। उस पर तमाम मामले दर्ज हुए। हाईकोर्ट के निर्देश पर ममता बनर्जी की सरकार सुप्रीम कोर्ट गई, सुप्रीम कोर्ट ने जांच रोकने से मना कर दिया, लेकिन अभी तक किसी को उसमें सज़ा नहीं मिली है। 5 साल होने जा रहे हैं। सीबीआई जांच कर रही है। उसके अलावा कई एजेंसियां अलग अलग मामलों की, चाहे इनकम टैक्स हो, चाहे इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट हो, वो भी जांच कर रहे हैं, लेकिन किसी को अभी तक कन्विक्शन तक कोई केस जो है नहीं ले जा पाए। इसलिए लोगों के मन में और ज़्यादा शंका होती है, केंद्र में सरकार होने के बावजूद आखिर भारतीय जनता पार्टी जो आरोपी हैं उनको सज़ा क्यों नहीं दिलवा पा रही है। और इसी से लोगों के मन में संदेह पैदा होता है कि 2026 के चुनाव के बाद अगर टीएमसी हिंसा करेगी तो उनकी सुरक्षा की गारंटी क्या होगी। हालांकि पिछले एक चुनाव की तुलना में भारतीय जनता पार्टी का कैडर ज़्यादा तैयार है, ज़्यादा मजबूत है, केंद्र सरकार ज़्यादा सतर्क है, जांच एजेंसियां या कहें सुरक्षा बल ज़्यादा सतर्क हैं, उनका इस्तेमाल पहले से बेहतर करेगा चुनाव आयोग। ऐसी उम्मीद करना चाहिए कि कोई भी मतदाता अपने को असुरक्षित न महसूस करे। लेकिन ये सब डर जो है वो मन की बात होती है। ऊपर ज़मीन पर क्या हो रहा है उसका थोड़ा बहुत असर तो पड़ता है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। अगर डर आपके मन में बैठ गया है तो फिर जो है निकलना मुश्किल होता है। लेकिन वो एक विज्ञापन है कि डर के आगे जीत है। अगर लोगों को ये लगा कि इस डर से स्थायी रूप से मुक्ति पाना है तो इस सरकार को हटाना पड़ेगा, तो आप मानकर चलिए कि फिर वो डर काम नहीं करेगा। जिस डर के सहारे ममता बनर्जी अपनी जीत सुनिश्चित करती हैं वो डर काम नहीं करेगा। दूसरा, लोगों को जो दिखाई दे रहा बांग्लादेश में बगल में जो कुछ हो रहा है, अगर जो है मुसलमानों का प्रभुत्व बढ़ा, उनकी जनसंख्या तो वहाँ ज़्यादा है ही, पहले से ज़्यादा है, और अगर इस तरह के जिहादी तत्व ज़्यादा हावी हुए तो क्या होगा हिंदुओं का। जो बांग्लादेश में हो रहा है वो पश्चिम बंगाल में नहीं होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं ले सकता। जिस तरह से वहाँ बाबरी मस्जिद के निर्माण की प्रक्रिया शुरू हुई है, हुमायूं कबीर ने जो शुरुआत की है, वो इस बात का संकेत है कि आने वाला समय बड़ा खतरनाक है। आने वाले समय में हिंदुओं को अपनी रक्षा के लिए खुद तैयार रहना पड़ेगा। जो बांग्लादेश का असर पश्चिम बंगाल के चुनाव पर न हो ऐसा लगता नहीं, और बांग्लादेश का असर अगर पश्चिम बंगाल के चुनाव पर होगा तो देखिए इस तरह के माहौल में दो ही स्थितियां होती हैं कि लोग पहले से और ज़्यादा डर जाएं या फिर डर को बाहर निकाल फेंकें और अंतिम फैसले के लिए तैयार हो जाएं।
इस बार माहौल उसी तरह का लग रहा है, परिवर्तन का माहौल लग रहा है। उसके अलावा जब चुनाव होगा अप्रैल में, तो ममता बनर्जी को सत्ता में रहते हुए 15 साल हो जाएंगे। 3 बार की एंटी इनकम्बेंसी होगी उनके खिलाफ, और उनकी सरकार किस तरह से चली है ये सबको पता है। सरकार में भ्रष्टाचार का बोलबाला है। भ्रष्टाचार को एक बार लोग इग्नोर भी कर देते हैं, लेकिन कानून व्यवस्था की स्थिति को इग्नोर नहीं करते, ज़्यादा समय तक नहीं कर पाते। आरजी कार की घटना हो या संदेश खाली की घटना हो, और फिर बांग्लादेश, फिर लौट कर आ रहा हूँ, बांग्लादेश की घटनाएं लोगों को चेतावनी दे रही, खासतौर से हिंदू समाज को, कि अगर बटोगे तो कटोगे, मतलब बंटना नहीं है। आखिर पश्चिम बंगाल में जो अभी डेमोग्राफी है, इतना चेंज के बावजूद वो 30% मुसलमान हैं, 70% हिंदू हैं। अगर 70% हिंदू एक हो जाएं तो 30% मुसलमान चाहे जितने शिद्दत से किसी एक पार्टी को वोट दें, उसको जिता नहीं सकते हैं। अगर कोई जिता सकता है एक होकर, तो वो हिंदू जिता सकते हैं। तो एक समस्या तो ये है। लेकिन एक दूसरी बात जो मुझे इस चुनाव में अलग लग रही है और चुनाव से अंतर दिखाई दे रहा है, भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में केवल राजनीतिक लड़ाई या चुनावी लड़ाई नहीं लड़ रही है। और इसकी स्पष्ट घोषणा की भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री संगठन BL संतोष ने। उन्होंने कहा, पश्चिम बंगाल में हम केवल चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, हमारे लिए ये कल्चरल फाइट है, हमारे लिए ये सांस्कृतिक युद्ध है। हम अपनी संस्कृति को बचाने के लिए ये चुनाव उस उद्देश्य से लड़ रहे हैं। देखिए, 2 चीज़ों में बड़ा अंतर हो जाता है। जब आप केवल चुनाव जीतने के लिए और इसलिए कि सत्ता में आए, सत्ता में आना उन्होंने कहा लक्ष्य तो है ही, किसी भी राजनीतिक दल का होता है। कोई राजनीतिक दल ये नहीं कह सकता कि उसका लक्ष्य सत्ता में नहीं आना है। लेकिन उस सत्ता से बड़ा लक्ष्य जब आप निर्धारित कर देते हैं, तब परिस्थिति बदल जाती है। तो ये सांस्कृतिक युद्ध क्यों है, उसका नमूना या उसकी प्रयोगशाला कह रहे बांग्लादेश है। कि डेमोग्राफी बदलेगी तो उसका असर क्या होगा, डेमोग्राफी बदलेगी तो अपने साथ क्या क्या लेकर आएगी। और पश्चिम बंगाल के कई जिलों में ये बदलाव देखने को मिलने लगा है कि हमारी आबादी इतनी हो गई है, अब यहाँ पर इस जिले में शरिया का कानून चलेगा। ये आवाज़ें आने लगी हैं कि शरिया पहले है, संविधान बाद में है। तो ये डराने वाली चीज़ें हैं भविष्य को लेकर। जिनको भी चिंता है देश के भविष्य की, देश की एकता अखंडता की, देश के संविधान की, देश की सुरक्षा की, उन सब के लिए ये चेतावनी है कि समय है, अभी जाग जाइए, नहीं तो बाद में पछताने से भी कुछ हासिल नहीं होने वाला है। दूसरी बात कही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने। उन्होंने कहा घुसपैठियों को संरक्षण ममता बनर्जी की सरकार दे रही है। उनका 7 बार मैंने चिट्ठी लिखी ममता बनर्जी को कि फेंसिंग के लिए जो भारत बांग्लादेश सीमा है उस पर बाड़ लगाने के लिए ज़मीन का अधिग्रहण करके BSF को दीजिए। लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। 4 बार केंद्रीय गृह सचिव पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव से मिलने आए इस संबंध में, उनसे मांग की कि आप ज़मीन का अधिग्रहण कीजिए और वहाँ पर बाड़ लगाने का काम शुरू होने दीजिए। लेकिन ममता बनर्जी की सरकार ऐसा होने नहीं दे रही है और आरोप लगाती है कि BSF तो केंद्र सरकार के पास है, क्यों नहीं रोक रही है घुसपैठ। तो अमित शाह ने कहा भाई बाड़ आप नहीं लगाने दे रहे हैं, फेंसिंग नहीं होने दे रहे हैं, बड़े हिस्से में नहीं होने दिया, जितना हिस्सा था, जितनी ज़मीन थी हमारे पास उस पर फेंसिंग हो चुकी है, बाकी आप एक बार करके दे नहीं रहे हैं क्योंकि आपको खुला रखना है वो हिस्सा जिससे घुसपैठी आ सके। दूसरी बात, वो आते हैं तो फर्जी दस्तावेज बनाकर उनको वैध बनाने का काम राज्य सरकार करती है। उनका आधार कैसे बन जाता है, उनका वोटर आई कार्ड कैसे बन जाता है, उनके दूसरे दस्तावेज कैसे बन जाते हैं, राशन कार्ड है, पैन कार्ड है, ये सब कैसे बन जाता है, ये राज्य सरकार करवाती है। और फिर ममता बनर्जी का ये बार बार कहना कि यहाँ कोई घुसपैठिया नहीं है। अब इस बात को तो शायद उनके कैडर के लोग, उनकी पार्टी के नेता भी
अगर उनसे बंद कमरे में बात कीजिए तो ये मानने को तैयार नहीं होंगे कि पश्चिम बंगाल में कोई घुसपैठिया नहीं है। देश का ऐसा कोई राज्य, शायद ही कोई राज्य हो जहां बांग्लादेशी घुसपैठिए ना हो। वो आते हैं पश्चिम बंगाल में, वहां से फिर फैलते हैं देश के अलग अलग राज्यों में। और आखिरी बात जो अमित शाह ने कही कि हम घुसपैठियों को चुन चुन कर एक एक घुसपैठिए को बाहर निकालेंगे, और हमारी सरकार आई तो पूरी तरह से सीमा पर फेंसिंग होगी, बाड़बंदी होगी, किसी घुसपैठिए को घुसने नहीं देंगे। अब प्रश्न आ जाता है फिर से पश्चिम बंगाल के हिंदुओं पर कि क्या वो इस खतरे को देख रहे हैं, क्या वो इस खतरे की गंभीरता को समझ रहे हैं, क्या उनको ये बात समझ में आ रही कि तृणमूल कांग्रेस और ममता बनर्जी चौथी बार आ जाएंगी तो उनका क्या हाल होगा। तो पश्चिम बंगाल का ये चुनाव, इसके बदलाव की शुरुआत, परिवर्तन की शुरुआत मेरा मानना है हुआ है SIR से। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स जो है, उससे मतदाताओं की पहचान 1.25 करोड़ से ज़्यादा, या शायद 1.89 करोड़ हैं, 1.25 करोड़ से ज़्यादा ऐसे मतदाता हैं जिन्होंने फॉर्म तो भरकर भेजा है, लेकिन उनकी आइडेंटिटी संदिग्ध है। अब अजीब अजीब तरह के उसमें जो है तथ्य सामने आ रहे हैं कि बेटा 10 साल का, पिता 20 साल का, दादा जो है 40 साल का। 10 मुस्लिम परिवारों ने एक ही परिवार, जो हिंदू परिवार है असल में, उसका नाम अपने पूर्वज के रूप में लिख दिया है, और पता करने पे पता चल रहा है कि वो सब फर्जी है। तो इलेक्शन कमीशन उसकी जांच कर रहा है, उसकी स्क्रूटनी हो रही है, और जो तृणमूल कांग्रेस के BLA हैं उसमें अड़ंगा डालने की कोशिश कर रहे हैं। अगर SIR ठीक से हो गई, जो फर्जी मतदाता हैं, जो इस देश के नागरिक नहीं हैं, उनका नाम मतदाता सूची से कट गया, जो ममता बनर्जी का कोर वोट है, उसमें अगर इतनी बड़ी कमी आ गई तो फिर आप समझिए सिर्फ एक मोर्चा फतह करना बाकी रहेगा, चुनाव के समय सुरक्षा, मतदाताओं की सुरक्षा, कार्यकर्ताओं की सुरक्षा, कि मतदान बूथ तक पहुंचने में आसानी हो मतदाता को और हिम्मत हो। चुनाव आयोग ने इस बार एक और काम किया है। पिछले चुनाव में देखा यह गया कि जो बड़ी हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं, उनमें ज़्यादातर अगर भाजपा के समर्थक हैं तो तृणमूल कांग्रेस के लोगों ने उस गेट पर ताला लगवा दिया, और कि वो वोट देने जा ही न सके, उनको वोट देने जाने ही नहीं दिया गया। इस बार चुनाव आयोग ने तय किया है कि ऐसी बड़ी हाउसिंग सोसाइटीज़ या ऐसा मोहल्ला जहां एक संख्या तय की कि इतने से ज़्यादा मतदाता हैं, वहीं पर बूथ खोला जाएगा। पहले बूथ खोलने के लिए यह अनिवार्य शर्त थी कि वो किसी सरकारी भवन में या सरकारी जो बिल्डिंग है उसमें खोला जाएगा। अब उस नियम को बदल दिया है चुनाव आयोग ने, कहा कि निजी ज़मीन पर या निजी भवन में भी ये मतदान केंद्र खोले जा सकते हैं, स्थापित किए जा सकते हैं। तो अगर कोई बड़ी सोसाइटी है जिसमें 1000, 1200, 1500 लोग रहते हैं, मतदाता है मेरा मतलब है, इतने मतदाता हैं, तो वहीं पर पोलिंग बूथ बन जाएगा, उनको निकलकर कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये सब जो उपाय जो है निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव के लिए कराए जा रहे हैं, ये सब ममता बनर्जी के लिए खतरे की घंटी हैं। और उनके लिए सबसे बड़ा खतरा, मैं मानता हूँ पिछले चुनाव में भी मेरा मानना था, अब भी, 2 बातें: भाजपा समर्थकों और कार्यकर्ताओं के मन में सुरक्षा की भावना, और हिंदुओं में ये शत्रुबोध का पैदा होना कि कौन हमारा मित्र है, कौन शत्रु है। उसके लिए इतिहास से पढ़ना चाहें, उससे सीखना चाहें, उससे सीख सकते हैं। वर्तमान से सीखना चाहें तो बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है, उसकी जो वीडियो आ रहे हैं, उसकी जो खबरें आ रही हैं, वहाँ से जिस तरह के समाचार आ रहे हैं और दुनिया का उस पर जो रिएक्शन है, उससे पता चलता है कि हिंदुओं के साथ खड़ा होने के लिए दुनिया में कोई नहीं है भारत के अलावा। तो भारत में अगर हिंदुओं को सुरक्षित रहना है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में जो हो रहा है वो उसी ओर जा रहा है कि भारत में ही हिंदू असुरक्षित हो जाए, और बांग्लादेश के कई जिलों में, कई शहरों में ये स्थिति आम देखने को मिल रही है। तो कुल मिलाकर पश्चिम बंगाल का जो चुनाव है
उसमें बड़ा स्पष्ट नज़र आ रहा है कि तृणमूल कांग्रेस की हार लगभग, चुनाव से पहले कोई भविष्यवाणी नहीं करनी चाहिए, बड़ा जोखिम का काम है, लेकिन जो परिस्थितियां बदली हैं उन बदली परिस्थितियों में तृणमूल कांग्रेस के लिए जीतना लगभग असंभव हो सकता है। मैं फिर कह रहा हूं हो सकता है, चुनाव में कुछ भी हो जाता है। लेकिन इस बार जो है ममता बनर्जी के जो तरीके थे, उनकी जो तिकड़म थी, वो चलने वाली नहीं है। उन पर अंकुश लगाने के लिए भाजपा की तैयारी है और संवैधानिक रूप से और कानूनी रूप से जो कुछ किया जा सकता है उसके लिए इलेक्शन कमीशन तैयार है। इन बदली हुई परिस्थितियों में ममता बनर्जी के लिए सत्ता में वापसी करना दिन पर दिन, जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आ रहा है, दिन पर दिन कठिन होता जा रहा है। और ये बात उनके बयानों में जो बौखलाहट दिख रही है, जिस तरह से वो गाली दे रही हैं, दुर्योधन, दुशासन, क्या क्या गृह मंत्री को और उसके अलावा प्रधानमंत्री को बोल रही हैं, भ्रष्टाचारी, दुराचारी, ये शब्द एक चुनी हुई मुख्यमंत्री देश के गृहमंत्री और प्रधानमंत्री के लिए बोल रही है। तो इससे समझिए कि उनकी हताशा का स्तर कितना है, उनकी परेशानी, उनकी बौखलाहट का स्तर कितना है। यही इंडिकेशन है कि उन्हें लग रहा है कि इस बार सत्ता बचाना या सत्ता में वापस आना उनके लिए कठिन होता जा रहा है। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।